नमस्कार। ये है आवाज़ द वॉइस और आवाज़ द वॉइस में जैसा कि आप जानते हैं कि हम किताबों की दुनिया कार्यक्रम में किताबों के बारे में बातें करते हैं। ऐसे रचनाकारों को आपसे मिलवाने के लिए लाते हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में अपने-अपने रचना क्रम के ज़रिए विभिन्न किस्म की किताबें, विभिन्न तरह की किताबें लाते हैं। कोई विज्ञान पर लिख रहा है, कोई प्रेम पर लिख रहा है, कोई समाज के अलग-अलग हिस्सों पर, इतिहास पर कोई लिख रहा है। तो इस कार्यक्रम को आपने प्रेम दिया और आज उसी प्रेम विषय पर 2 महान अज़ीम व शान जो हम कहेंगे राइटर्स हमारे साथ जुड़े हैं। एक अनामिका अनूज जी हैं, समकालीन हिंदी कवियों में इनका नाम काफ़ी जाना-माना है और भारतीय कविता के क्षेत्र में इनको सबसे बड़ा जो पुरस्कार है भारत भूषण पुरस्कार, वो भी उनको मिल चुका है। सफल अनुवादक हैं और हमारी दूसरी मेहमान जो हैं वो तंसीम खान हैं और जयपुर में रहती हैं और इनके बारे में आवाज़ द वॉइस पे कई आर्टिकल आप पढ़ चुके होंगे। साहित्य के एक बड़े आयोजन में भी ये शामिल हुई थी, तब हम लोग इनका पीछा करके पहुँचे थे। तो बहुत-बहुत स्वागत आप दोनों का। किताब है यारेख, बेहद शुक्रिया। प्रेम पत्रों का संकलन है। तो पहला सवाल तो मैं इस किताब की जो संपादक हैं अनामिका अनु जी से पहले आप ही से करूँगा। कि अनामिका जी, प्रेम के बारे में हमने एक बद्री नारायण की कविता पढ़ी थी कि जब सब कुछ प्रलय वगैरह आएगा तो लोग बाकी चीज़ें बचाएँगे, प्रेम पता नहीं कौन बचाएगा। प्रेम को आपने कैसे समेटा एक किताब में? देखिए, जो समय था ना, जिन जिन 2 ढाई साल, 3 सालों के बीच ये किताब बनी, वह समय बड़ा विचित्र समय रहा है और अभी भी उस समय को वैसे ही समय को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें घृणा बहुत है। और सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हम बहुत तरह की घृणा और हिंसा का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में प्रेम प्रतिरोध की भाषा करता है। तो मुझे लगा सबसे बड़ा प्रतिरोध प्रेम है और इससे ज़्यादा बड़ी कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती जो इस घृणा को जो हमारे सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में अपने पाँव पसार रहा है, उसका विरोध किया जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रेम पर एक किताब और प्रेम पत्रों पर एक किताब होनी चाहिए। दूसरी बात मुझे लगा ये बाज़ार का समय है। बाज़ार भी घृणा की तरह ही पैर पसार रहा है। हम हर चीज़ में बाज़ार ला रहे हैं। अगर हमें अपने को एक्सप्रेस करना है किसी के सामने तो हम वस्तु ले देकर उस एक्सप्रेशन को यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि मुझे लगा कि हम में से हर कोई लगभग एक भाषा जानता है। हुँ। और उस भाषा में कुछ शब्दों के साथ हम ये अगर कहें कि हम आपसे क्यों मोहब्बत करते हैं और किस कदर करते हैं, तो उससे बड़ा उपहार कोई नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कि सब कुछ लिखकर तो नहीं कहा जाता, तो कुछ भी एग्ज़ैक्टली। लिखकर ना कहा जाए तो इसे पढ़ने-लिखने की तमीज़ एक पढ़े-लिखे साक्षर व्यक्ति को इस हाँ, एक भाषा जानने की तमीज़ तो हम नहीं मान सकते। सब हाँ। कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ तो प्रेम के बारे में कहा जा सकता है। तो ये बाज़ारवाद की तरफ बढ़ता, हर अभिव्यक्ति जो बाज़ारवाद की तरफ बढ़ रही थी, उसको मोड़ कर भाषा की तरफ, शब्दों की तरफ लाने की का भी एक प्रयास था। तो मुझे लगा कि इन 2 कारणों से मुझे एक किताब लानी चाहिए जिसमें 4 पीढ़ी लिखे और प्रेम लिखे। ये तो ठीक है कि हम किताब के बारे में, यारेख के बारे में बात करेंगे। हम और भी विषयों पर इसमें थोड़ा-थोड़ा आप दोनों की राय लेंगे। तस्नीम खान जो हैं इनकी कविताओं और इनकी कहानियों के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है वैसे बैक स्टेज। इनकी इस संग्रह में यारेख में इनका एक प्रेम पत्र इनका भी है, बैरकपुर के अखबार में आया करो। ये देखिए बड़ा थोड़ा-सा ना ये सवाल पूछने के लिए उत्साहित कर रहा है कि किसको बैरकपुर के अखबार में बुला रही हैं यार आप? और ये इश्क जो है जानते हो फरवरी की ये शाम इससे शुरू होती है मुझे जहाँ तक याद है। क्या है ये तस्नीम? इश्क का ही है। यहाँ पर मैंने जैसा कि लिखा है मेरे इश्क, तो जो इश्क आप करते हो बचपन से कोई ना कोई एक साया होता है जो आपके साथ साथ चलता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में, आपके कॉन्शियस माइंड में। तो एक प्रेम चाहे जीवन में कब आए कब ना आए, लेकिन वो साया जो है वो जब से आप समझने लगते हो कि मुझे कोई साथी चाहिए, तब से आपके साथ साथ होता है।
और मेरे लिए सबसे अच्छी ये बात है कि मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था कि मैं खत लिखूं, क्योंकि हमारे घर घर में खत बहुत आया आया करते थे और जाया भी करते थे। मेरी अम्मी को अच्छा। खत लिखने का बड़ा शौक था। तो उनके एक साथ ही पापा बहुत सारे अंतर्देशीय पत्र लाया करते थे। अम्मी को चूंकि अपने कजिन वगैरह को सबको लिखती थी, वो रोजाना एक पत्र लिखती थी, तो मैं भी उसमें से चुरा के एक पत्र लिखती थी और कोशिश करती थी कि किसी भी कागज पे रोजाना एक पत्र लिखूं। तो वो पत्र कभी अपने कजिन्स के लिए होते थे, कभी अम्मी को ही लिखती थी, कभी पापा को लिखती थी, और एक जो है वो मैंने हाँ, उन लोगों को भी लिखे जिनसे मैं प्रेम करना चाहती हूँ, या मैंने चाहा कि ऐसे लोग मेरे जीवन में आने चाहिए टाइप। तो मैंने खूब सारे पत्र हैं जो मैंने लिख के अपने ईमेल में रख रखे हैं। और जब मैं पत्रकार बनी तो आप देखिए कि पत्रकार का एक नजरिया जब प्रेम पत्र होता है तो वो किसी की खोज खबर किस तरह से रखता है। तो ये हाँ, पत्र मैंने जब लिखा था उस वक्त व्हाट्सएप वगैरह हम यूज टू नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं आया था। ये पत्र मैंने जब लिखा तो व्हाट्सएप भी नहीं था उस वक्त। तो पत्रकार किसी पर नजर किस तरह से रखता है कि वो जिस शहर में है उस शहर की वो खबर रखता है कि उस शहर में क्या हो रहा है। तो ये एक मैंने अपने पत्रकार होने का ये नजरिया रखा है कि मेरा प्रेम ऐसा रहा है कि मैं नजर रखूं कि कोई कहाँ है तो मैं उसकी शहर की नजर रखूं। तो ये तो है ही कि हम उस शहर पे हमेशा निगाह रखते रहे हैं। हमसे पहले की पुश्तें जिनके प्रेम हाँ, के बारे में हम सुनते रहे हैं, उनकी शायरियों में, उनकी नज्मों में, उनकी कविताओं में उस शहर पे नजर रखे जाना हमने सुना है, हमने पढ़ा है। तो मेरी भी नजर उस शहर पे हमेशा रही। फिर अखबार से जुड़ी रही, चूंकि मैं अखबार ही पढ़ती थी पहले, इतना ऑनलाइन नहीं था। तो अखबार के जरिए फिर मैं नजर रखती हूँ कि कौन सा शहर है, और उसी पे ये एक खत लिखा कि अब मैं किस तरह से नजर रखूं, क्योंकि मुझे उस शहर का ऐसा कोई अखबार नहीं मिल रहा जो कि मैं जिस पर मैं पूरी तरह से उस शहर को जान सकूं, उस शहर में रोजाना क्या घट रहा है वो मैं देख सकूं। तो वो शहर पर एक नजर रखने वाला पत्र जो है वो यहाँ पर मैंने लिखा है। और लिखा था किसी वक्त, और जब अनामिका ने मांगा तो मैंने कई सारे पत्र देखे अपने, फिर मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है, ये दे देती हूँ मैं, तो ये वाला पत्र मैंने वहां दिया। अच्छा अनामिका जी, मेरा सवाल अब आप चूंकि इसका जो शीर्षक है ना, किताब का जो शीर्षक है, ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं इसकी, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा और मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई ये यारेख शब्द जो है हमने हिंदी में कभी सुना नहीं, उर्दू में भी शायद नहीं सुना कभी, थोड़ी बहुत उर्दू जितनी जानते हैं। ये यारेख शब्द का मतलब क्या होता है, ये हमारे साथ साथ हमारे जितने दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे। मैं भी। हिब्रू भाषा का शब्द है, यारेख का मतलब होता है चाँद। तो जब मैंने प्रेम पत्रों के संकलन के बारे में सोचा, तो मेरे ज़हन में हमेशा चाँद ही आया। तो मैंने इसलिए इस किताब का नाम यारेख रखा। और उस चांद को देखने के लिए हर दिन छत पर जाने की चाहना जो है वो नहीं छोड़ पाते। हमारी पीढ़ी के लोग तो नहीं छोड़ पाते, मैं खुद भी नहीं छोड़। सही वो बात है। 15 मुश्किल कटती हैं जब चांद नहीं होता और छत पे जाते हैं तो एक सूनापन लगा रहता है। तो वाकई हाँ, में चांद का अपना एक इश्क है, या रूमानी पन हम जिसे हम कहें, तो वो चांद है हमारे जीवन में। मेरा ख्याल है कि अमावस ना हो तो चांद की अहमियत भी ना पता हो, तो अमावस भी होना बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर इंतजार ना रहे, फिर इंतजार हाँ, का मजा इंतजार, भी है। मैं इंतजार से एक बात कहना चाह रहा था अनामिका जी, और आपसे भी है ये सवाल कि आपने बार बार इस बात में जिक्र किया कि हम व्हाट्सएप के ज़माने से पहले के लोग चिट्ठियां लिखा करते थे, कैसे लिखा करते थे इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पहले जब चिट्ठियां हम लोग लिखा करते थे एक दूसरे को, प्रेम पत्र तो नहीं लेकिन चिट्ठियां लिखा करते थे, चाचा जी को या दादी को ही लिखें तो भी, कि हमने चिट्ठी लिखा, 2-4 दिन पोस्ट करने में देर हुई, चौथे दिन जाकर के वो पोस्ट कार्ड पोस्ट हुआ, पता नहीं एक हफ्ते बाद या डाक विभाग की मेहरबानी रही तो 15 दिन के बाद पहुंचा, और फिर हम 1 महीने के बाद हमारे पास वो चिट्ठी वापस लौट करके आई, उसका जवाबी खत। अब व्हाट्सएप पर जमाना अलग हो गया है, आपने किसी को मैसेज भेजा कुछ भी, और उस मैसेज के सिंगल टिक, डबल टिक, ब्लू टिक होने का इंतजार, और उसके बाद समवन इज टाइपिंग,
और अगर देर लग गई तो आपके मन में ये हलचल होती है कि भैया क्या लिख रहा है ये बंदा इतनी देर से। ऐसा नहीं लगता कि इंतजार की घड़ियां खत्म कम हो गई हैं, लोगों में सब्र खत्म हो गया है? दोनों से सवाल है एक एक करके। देखिए, इश्क तो शब्र का नाम है। किसी तरह की मोहब्बत कर लो, बिना शब्र के पकेगी नहीं। तो जो अम, पहले जो था 3-4 चीज़ें हैं। एक तो पत्र लिखन की परंपरा एकदम से उठ गई है। अब क्या है, सुलेख जो एक हैंडराइटिंग होती थी कि आपकी बुआ ने जो पत्र लिखा वो नितांत अलग होगा जो आपके प्रेमी ने पत्र लिखा। दोनों के सुलेख में, दोनों के भाषा और भावनाओं में आपको फ़र्क बिल्कुल आसानी से महसूस होता था। दूसरा, अगर मैं क्रोध में हूँ और मैं एक पत्र लिखूँ, तो उस पत्र को लिखते-लिखते आधा क्रोध शांत। उसके बाद उसको पोस्ट करने में जो वक़्त लगा, उस तक और भी आधा क्रोध शांत। अरे! अब दूसरा पत्र लिख देते हैं। तो ये जो था एक तरह से अपनी भावनाओं तक पुनर्वापसी का एक समय भी शब्द देते थे। शब्द उसको आपके हृदय से कागज़ पर उतार कर आपको एक दर्पण दिखलाते थे कि आप देखिए आपकी मनःस्थिति क्या थी और आप क्या लिख रहे हैं। तो एक तो पत्र लेखन की परंपरा जो विलुप्त प्राय हो गई है, उसको इस किताब के ज़रिए मैं ज़िंदा करना चाहती थी। दूसरा सुलेख, उससे जुड़ी हुई संवेदनाएँ। तीसरा धैर्य और चौथा आपकी आंतरिक अनुभूतियों का जो वो दर्पण था, वो फिर से फ़ैशन में आया। मेरी मेरी ये इच्छा थी क्योंकि अभी जितनी असहिष्णुता है ना, जितना हम अपने अपने को दर्पण दिखाना कम कर चुके हैं ना, वो दोनों चीज़ों चीज़ों पर इस लेखन और पाठन भी एक कारण है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। अगर हम कागज़ की तरफ फिर वापस आएँ, अगर हम कलम की तरह आएँ, तो शायद हम धैर्य शब्दों को लिखने का तरीका, उसको जब आप किसी एक शब्द को लिख रहे होते हैं ना, तो हरूफ-तर-हरूफ आप कुछ क्रिएटिव कर रहे होते हैं। क्रिएटिव इन सेंस कि आप रेखाओं को मुड़ना सिखा रहे होते हैं। आप हुँ। रेखाओं को आकार देना सिखा रहे होते हैं। तो झुकना, मोड़ना, आकार देना, उसको सुंदर से प्रेज़ेंट करना अपनी भावनाओं के साथ, ये एक ऐसी कसरत है ना, जो आपको धैर्य सिखाएगी ही। तो मुझे लगता है कि अब व्हाट्सएप की परंपरा मुझे आपसे कुछ अपने मतभेद व्यक्त करने हैं, मैं विदिन अ सेकंड करूँगी और आप हाँ, विदिन अ सेकंड रिप्लाई बैक करेंगे। एग्ज़ैक्टली। तो वो जो एक धैर्य चिंतन का समय था ना, उसकी तो अ, हम लोगों ने उसका तो बड़ा ही नुकसान इस हाँ। इलेक्ट्रॉनिक और इस तरह की आधुनिक चीज़ों के प्रयोग से हुआ है। बिल्कुल, ये जो धैर्य है, ये कहीं नज़र नहीं आता और ना ही रूमानियत नज़र आती है। जो व्हाट्सएप अगर हम खोलते हैं, तो ऐसा कोई इंतज़ार वहाँ नहीं मिलता है कि समवन इज़ टाइपिंग और आप में धैर्य नहीं है, क्या लिख रहा होगा होगा या होगी, ये सब। लेकिन खतों की दुनिया एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। जैसे अब तो वो परिलोक जैसा हो गया है। हुँ। और मुझे याद है कि मैंने जो पत्र लिखे थे उन्हीं में से एक को एडिट करके मैंने अपने कहानी संग्रह अम्मी को जो पत्र मैं लिखती थी, क्योंकि अम्मी मेरे लिए रोल मॉडल हुआ करती थी क्योंकि वो पढ़ती बहुत थी। तो उनको जो मैंने पत्र लिखा उसी को एडिट करके जो 2019 में मेरा कहानी संग्रह आया उसमें पहला जो है वो पत्र मैंने उनके नाम वो पत्र लिखा। तो उस अच्छा। पत्र को पढ़ना, अम्मी के साथ रहते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं कि आप हमारी ज़िंदगी में क्या रहे हो। लेकिन जब वो पत्र अम्मी को चूँकि उनको भी पत्र पढ़ने और लिखने का शौक रहा है, तो वो खत पढ़कर जो उनका अ, जो भावनाएँ थी, वो कहना मतलब वो कह नहीं सकी। तो वाक़ई में जो पत्र लिखे, मैं भी ये चाहती हूँ कि कोई खत ही लिखे मुझे, आज भी खत ही लिखे। मेरे जितने भी भाई-बहन हैं, चाहे वो हुँ। लिखे वो तो जो भी लिखे, व्हाट्सएप पे भी अगर मैसेज करें तो एक खत के प्रारूप में मुझे खत लिख कर भेजें। तो मुझे खतों का बड़ा चाव है कि भई खत हो। जहाँ तक व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह की बात मैं करूँ तो मैं तो साइड में ही रखती हूँ उस मोबाइल को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वो दुनिया खत्म हो जिस दुनिया को लेकर मैं बड़ी बड़ी हुई हूँ। और बाकी लोगों को भी, जो भी मेरे आसपास बच्चे होते हैं, मैं उन लोगों को यही कहती हूँ कि आप लिखो, आपको हुँ। खुद को जो लिखना है वो लिखो, क्योंकि वो लिखकर जो पढ़ने में जो मजा है और जो आप समझ पाते हैं, शब्दों को समझ पाते हैं, या फिर जो लाइनों की बात अनामिका ने की, तो वो भी कि आपको किस तरह से राइटिंग रखनी है, किन शब्दों का इस्तेमाल है। तो आप शब्दों का इस्तेमाल करना समझ पाते हो, शब्दों की अहमियत समझ समझ पाते हैं।
हम जब खत लिखते थे तो कितनी तरह की चीजें होती थी कि हम शब्दों को खंगालते थे कि हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, इसका उर्दू में हम कैसे लिख पाएंगे। अगर हमें बड़ा कोई खास तौर से जब हम खत लिखा करते थे, प्रेम पत्र लिखा करते थे, तो उर्दू के शब्दों को जरूर उससे जानकारी रखा करते थे उस जमाने के लोग, कि उर्दू में शब्द जाएंगे तो बड़ा अच्छा लिखा जाएगा। या फिर इंग्लिश इंग्लिश नई नई चली थी, इंग्लिश तो बहुत ही मतलब बिल्कुल नयापन था इंग्लिश का। तो इंग्लिश के शब्दों को जानेंगे तो खत को किस तरह से रिच कर सकते हैं, वो खत कितना अहमियत से भी ज्यादा अहमियत भरा हो सकता है, तो उसका पूरा ख्याल रखते थे। अब तो हाय हेलो बाय इतने में मतलब चैटिंग जो है सिमट जाती है। अगर उसको आधे घंटे की चैटिंग को भी आप खत के रूप में रखोगे तो वहाँ मतलब मुझे लगता है कि एक तनाव सा ही महसूस करेंगे बजाय रुमानियत के। तो खतों का एक अपना महत्व है। अनामिका जी ने जो अभी कहा था ना कि मोहब्बत जो है वो सब्र का इम्तिहान है, तो उसी समय मुझे एक शेर याद आया। मुझे मालूम नहीं कि ओरिजिनल फॉर्म में है या वो डिस्टॉर्टेड है शेर व शायरी जो है, तो मुझे याद आ गया अचानक। बचपन में हम लोग सुना करते थे कि ये बड़ा फख्र की सब्र मोहब्बत में बड़ा किया, ये न पूछो कि सब्र न करते तो भला क्या करते। क्या तो वो जमाना था जब चिट्ठियां लिखी जाती थी। मैं आपको अगेन थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ, और 80 के दशक के आखिरी सालों में जब हम लोग जवान होने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समय लोग जो चिट्ठियां लिखते थे, तो जैसा कि अनामिका जी कह रही थी, बहुत ही हैंडराइटिंग सुलेखन करने की कोशिश करती थी, कैलीग्राफी में कोशिश करते थे, और इतने से बात नहीं बनती थी तो चिट्ठियों में परफ्यूम भी लगा देते थे कई लोग, तो कलरफुल पन्ने होते थे। और ये अनुभव रहा है क्या अनामिका जी? मुझे तो कभी कोई प्रेम पत्र नहीं मिला, तो क्या लिखा भी है, ये दर्द अनामिका का इस यारेख में आया भी है। किसी ने नहीं लिखा कसम से एक पत्र मुझको, और मुझे लगता है वो ख्वाहिश कहीं रही होगी, तो मैंने 36 अच्छे और उम्दा चिंतनशील बेहतरीन लेखकों को कहा कि वो लिखे पत्र। और जब मैं इन 36 पत्रों से गुजरती हूँ, मुझे लगता है मुझे ही लिखा गया। वो जो एक कमी थी ना, अच्छा। तो अब मैं मित्रों से बात करते वक्त कहती हूँ कि मुझे देश के 36 बेहतरीन चिंतक लेखकों ने प्रेम पत्र लिखे। अब तो ये मैं उन्हें नहीं आपको बताती। मिला कि नहीं तस्नीम जी, आपको मिला था कि नहीं कोई? दरअसल मुझे अब अफसोस होता है कि मैं वो पत्र लेके मुझे पढ़ने चाहिए थे बजाय उनकी पिटाई करने के। तो कम से कम जीवन में कुछ खत जो है वो संजोने लायक रहते। सिर्फ ऐसा ना रहता कि मैंने ही लिखे हैं और मैंने ही उसको संजो के रखे हैं। तो उनको संजो के रखते, पिटाई बाद में कर लेती, खत तो ले ही लेती। तो मैं बड़ा उन दिनों को मिस करती हूँ कि पहले मुझे खत ले लेना चाहिए था, एक बार पढ़ लेना चाहिए था। पढ़ने का जो अंदर जो पढ़ने की कमी रह गई है प्रेम पत्र को, तो वो कमी पूरी हो जाती है। उसके बाद में देखा जाता है उसको पिटाई करनी थी या ठीक है क्या कहना था, वो बाद में देखना चाहिए था। मैंने बिना सोचे समझे अपने जो एहसासों पे लात मारी एक तरह से उनकी पिटाई करके। तो एहसास बने रह गए वो कि हाँ ठीक है, मैंने प्रेम पत्र पढ़ लिया तो अब ठीक है, सुकून है। लेकिन अभी सुकून नहीं है क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, ये अनामिका जी, आपको जो पहला प्रेम पत्र मिला, मतलब निजी जीवन में नहीं, ये संपादन के कार्य के सिलसिले में, वो के सच्चिदानंद जी का था, और वो शायद अंग्रेजी में था। तो उसका आपने अनुवाद किया हिंदी में, अगर मैं सही हूं तो। और आपने जब अनुवाद किया, तो मुझे ये बताइए कि जब अनुवाद की जाती है प्रेम की भाषा, तो अंग्रेजी में जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो उसकी देह भाषा होती है, क्या हिंदी में आकर उस प्रेम की देह भाषा वैसी ही होती है? भाव एक ही हैं? कोई आयरलैंड में मोहब्बत करे या कांगो गणराज्य में करे या हिंदुस्तान के किसी सूबे में करे, मोहब्बत का भाव तो एक ही है। क्या देह भाषा, जो बॉडी लैंग्वेज, जो भाषा की जो होती है, वो बदलती है क्या? देखिए, अनुवाद पुनर्जन्म है। किसी भी कविता का, कहानी का, किसी भी लेखक को जब आप अनुदित कर रहे होते हैं, तो पहले यू हैव टू कंसीव। उसको पढ़ते वक्त आपको इम्बाइब करना होता है, उसको कंसीव करना होता है, फिर उसके बाद आप उसको जन्म देते हैं उसी पीड़ा के साथ
जो एक अपनी कविता लिखते वक़्त, अपनी कोई रचना लिखते वक़्त जो जिस पीड़ा, जिस खुशी और जिस तमाम तरह की भावनाओं से हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। अब ये 2 अलग-अलग लेखक, कवि जिसने लिखा वो एक अलग कवि है, लेखक है, जो अनुदित कर रहा है वो अलग कवि और लेखक है। तो ये वो बात हुई कि किसी रचना का कृष्ण हो जाना, जन्म देवकी दे और मैं यशोदा बनकर उसको पालूँ। तो ये उसको एनरिच ही करता है, ये उसके ऑडियंस को बढ़ाता है। वह उसको बताता है कि वो एक भाषा में जो कैद चीज़ थी, उसको दूसरी भाषा के लोग भी ग्रहण कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, इम्बाइब कर सकते हैं। ये बहुत एनरिच करने वाला आइडिया है। तो मुझे तो लगता है कि अगर खूबसूरत कवि लेखक है, जो उम्दा लिखता है, तो वह जब किसी रचना को अनुदित करेगा, तो उसमें नए रंग आएँगे, नए पंख आएँगे और बहुत खूबसूरत होगा। तस्नीम, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि नए ज़माने में जैसा कि आप मीडिया से हैं और हम सभी जानते हैं कि हम लोगों की आधी ज़िंदगी जो है वो व्हाट्सएप पर नए मैसेज चेक करने में, ट्विटर पे नया न्यूज़ ट्रेंड देखने में, या अगर एजेंसीज़ की खबर हम देख रहे हैं तो कि भाई किस राजनेता ने क्या कह दिया, ऐसे ड्राई सब्जेक्ट के बीच से गुजरती है। क्या ईमेल के ज़रिए, हम अभी तक कागज़ पे लिखे हुए प्रेम पत्रों की बात कर रहे थे, क्या ईमेल पर प्रेम पत्र लिखे जा सकते हैं? और अगर लिखे जाएँगे, तो क्या उसमें वही भावनाएँ तेज़ी से कीबोर्ड पे जब उँगलियाँ चलेंगी, तो वही भावनाएँ आती हैं जो कागज़ पे, जैसा अनामिका जी कह रही थी, कागज़ पे हाँ, जो बिल्कुल। बिल्कुल, जीमेल ईमेल की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जब खतों को लिखने का दौर थोड़ा जा रहा था, तो उस वक़्त ईमेल हुआ करते थे। तो ईमेल की ये ख़ासियत रही कि जो खतों का विस्तृत होना था, विस्तार हुँ, में जो हम खत लिखते थे, वो बना रहा। उनके शब्द बने रहे। हमने खोज-खोज के वहाँ पर शब्द डाले। हमने इंटरनेट चूँकि हम मेल इस्तेमाल कर रहे थे, हुँ, तो इंटरनेट से खोज इस्तेमाल किए कई शब्दों का, उनका अनुवाद देखा, उनको उनके ऊपर रिसर्च किया एक तरह से और उसके बाद में खत लिखे गए। तो ये जो मेल के ज़रिए जो खत भेजे गए हैं, तो वो भी वाक़ई में संग्रहणीय खत हो सकते हैं अगर हम देखें तो। क्योंकि उनका की विस्तृतता वहाँ पर खत्म नहीं हुई या भावनाएँ मुझे लगता है शब्दों को लेकर जो हमारे एहसास है, वो एहसास ईमेल में खत्म नहीं हुए क्योंकि वो हुँ, विस्तृत होता है। मैसेज तो बिल्कुल हाय या 4 शब्द या फिर 2 लाइन इससे ज़्यादा आप कहाँ टाइप कर सकते हैं। आप उनको टुकड़ों में करते हैं, उन टुकड़ों को जोड़ के कौन पढ़ता है? तो वो जो टुकड़े हो जाते हैं आपके एहसासों के टुकड़े, उनको बीनने का समय भी अब नहीं है। तो मुझे हुँ, लगता है कि ईमेल ने उन खतों को भी बचाए रखा, उन खतों के एहसास को बचाए रखा, उनको टूटने ना दिया। तो ईमेल के खतों को भी मैं उतना ही करीबी मानती हूँ जितना कागज़ पे लिखे खत। लेकिन कागज़ पे लिखे जो खत हैं, जैसा आपने बताया कि हम परफ्यूम भी उस पे डाला करते थे, हम हम गुलाब नहीं के डालते फूल थे, मैं नहीं है ना? डालता था। नहीं, उनमें गुलाब के फूल जो है वो लपेटा करते थे कि उसमें खुशबू आए, लेकिन हाँ, अब लगता है कि बिना ये सब कुछ किए ही उस कागज़ में जो खुशबू थी, वो खुशबू जी, कहीं नहीं आती। वो जी, जी। खुशबू कहीं जल गई, इन सब के बीच में, इंटरनेट के बीच में, व्हाट्सएप के बीच में, जो जितने भी चैटिंग ऐप्स हैं, उनके ये बीच में प्रेम के खुशबू बीच जा में, जी, प्रेम के बीच में जो एक नाज़ुक बंधन होता था, जो शब्द पिरोए जाते थे, वो इस ईमेल में थोड़ा वो, क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि अगर किसी ने कागज़ पे चिट्ठी लिखी है, तो उसने इस कागज़ को स्पर्श भी किया होगा। उसने हाँ, स्याही, हाँ, कई बार स्याही अगर ढुलक गई फाउंटेन पेन से, तो सोख्ते से सुखाया भी होगा, हो सकता है आँचल से हुँ, सुखाया हो, अगर मैं लड़कों की हुँ। तरफ से बोलूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो ये एक स्पर्श का एहसास भी आता था, हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं एक सवाल आप लोगों से ये पूछूं कि अगर आज के ज़माने में किसी जीवित या मृत किसी एक व्यक्ति को आपको प्रेम पत्र लिखना हो, महात्मा मतलब मैं जीवित तो ना कहूँ, मतलब आप चाहें तो नाम छिपा सकती हैं। किसी को एक को प्रेम पत्र लिखना हो तो आप किसे लिखेंगे? मैं तो शरद चंद्र को लिखूँगी। चट्टोपाध्याय, राइटर को? हाँ, बिल्कुल, हुँ, वो सपनों के नायक जो हुआ करते हैं, वो रहे हैं। उनकी किताबें लेके सोया करती थी कि कोई ऐसा ही व्यक्ति जो है वो आएगा, वो श्रीकांत लिखेगा और श्रीकांत में जो उनकी 5 या 6 प्रेमिकाएँ उसमें उस सफ़र में चलती हैं, उनमें से कोई एक नाम होगा। तो किताबें पढ़ते-पढ़ते ये भी यहाँ पर समझ आया
कि कोई हो जो किरदार बनाए। हालांकि मैं खुद मुझे नहीं पता था कि मैं खुद भी लिख सकूंगी या लिखना शुरू करूंगी, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब मैं 8वीं या 9वीं कक्षा में हुआ करती थी, तो वो मेरे हीरो हुआ करते थे। आज भी हैं, आज भी मुझे शरद चंद्र की सभी कृतियों से बेहद प्यार है। उन जो एहसास या जो ध्वनियां हमारे जीवन में होनी चाहिए, हर एहसास पर जो ध्वनि होनी चाहिए, तो मुझे उनके लिखने में वो ध्वनि जो है वो सुनाई पड़ती है। तो मुझे उन्हें पढ़ना बेहद पसंद है कि कोई ललिता बन के जो है वो झूमती रहे उस झूले के आगे पीछे, दाएं बाएं। तो वो एक अलग ही क्रेज हुआ करता था शरद चंद्र को लेकर मेरे लिए, और आज भी है। अनामिका जी, आप किसको चिट्ठी लिखना चाहेंगी? मैं 3 लोगों को लिखूँगी। पहला तो मैं टॉल्स्टॉय को लिखूँगी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो पहली किताब गिफ्ट मुझे मेरे पिता से मिली वो टॉल्स्टॉय की किताबें थी। दूसरा मैं नेल्सन मंडेला को लिखूँगी। मैं उनके बहुत से विचारों से बहुत प्रभावित हूँ, और हम दोनों 18 जुलाई के दिन ही जन्मे थे। अच्छा, तीसरा जन्मदिन की बधाई दे दें पहले आपको। हाँ, और तीसरा पत्र अगर मैं किसी को लिखूँगी तो अयप्पा पन्निकर को। मैं अयप्पा पन्निकर के ब्लैक ह्यूमर और उनकी कविताओं की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने उनको बार-बार पढ़ा है, और आज भी जब मैं किसी समुद्र तट पर खड़ी होती हूँ और किसी वृद्ध व्यक्ति को देखती हूँ जिसकी हाइट बहुत नहीं है, जो पतला-दुबला है और जिसने दाढ़ी मूँछ बढ़ा रखी है और उसने लुंगी पहन रखी है और एक शर्ट, और मुड़कर हँस रहा है, तो मुझे अयप्पा दिखते हैं। तो मैं अयप्पा को इस कदर मोहब्बत करती हूँ उनके लिखे से, जबकि मैं उनसे कभी मिली नहीं। तो अगर मुझे लिखना पड़े कोई प्रेम पत्र, तो मैं अयप्पा को प्रेम में डूब कर एक पत्र लिख भी सकती हूँ, और पाने की भी मेरे अंदर एक ख्वाहिश तो। क्या बात है। तो इन दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि यारेख में जो 36 प्रेम पत्र है, इनसे होकर आप जब गुजरेंगे तो आपको एक नई दुनिया देखने को मिलेगी, एक नई दुनिया का एहसास होगा, और आपको पता चलेगा कि जो प्रेम पत्रों के लेखक हैं, इनकी जब ये प्रेम पत्र लिख रहे थे तब इनके मन की स्थिति क्या थी, मन स्थिति क्या थी। और जाहिर है जब चिट्ठियां लिख रहे हैं ये लोग तो अपने उन नौजवानी के दिनों में पहुंच जाते हैं। इस संकलन में आपको बहुत सारे बड़े राइटर मिलेंगे। उषा किरण खान हैं, तेजी ग्रोवर हैं, जयंती रंगनाथन हैं, सविता सिंह हैं, मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं, गीता श्री हैं, मैत्रेयी पुष्पा हैं, यतीश कुमार हैं, विभा रानी हैं, अब शैलजा पाठक, वंदना टेटे, सूरीवाला, संजय शिफर्ड और तस्नीम तो हैं ही, हमारे सामने ही हैं। तो हम जितने नाम ले सकते हैं हिंदी साहित्य और देश के जो रचनाशील वर्ग है, 36 शानदार नामों को अनामिका अनु ने एक किताब में एक साथ लेकर के आई हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस काम के लिए। तो दर्शकों, यारेख प्रेम पत्रों का संकलन किताब का नाम है, इसकी संपादक अनामिका अनु है, प्रकाशक इसके हिंद पॉकेट बुक्स, पेंगुइन हिंद पॉकेट बुक्स है, और इसकी कीमत है मात्र 299 रुपए। तो 299 रुपए में प्रेम पत्रों का एक अद्भुत संसार आपके सामने खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम आपका और अनामिका जी आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और हम चाहेंगे कि एक बार फिर दोबारा आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ें, बहुत जल्द जुड़ें, आपकी अपनी अपनी किताबों के लिए जुड़ें, और बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया।